तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अब हम फ़लस्तीन के में फ़ौजें उतार दें, और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक यरूशलेम एजेंडे के नाम से इजलास बुलाने जा रहा हूँ, जिस पर हर मुल्क के प्रेसिडेंट और या बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी होगी, और यहाँ पर बैठकर हम एक डेट अनाउंस कर देंगे, एक प्लान दे देंगे कि हर मुल्क से कितनी कितनी फ़ौजें जो हैं वो आनी चाहिए। अब ये देखिए, ये तुर्की के लिए बहुत अहम मामला है, क्योंकि वो लीडर अपने आप को रख के सामने आए हैं, तैयब एर्दोगान साहब, और उन्होंने ये डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन है। और अब इसके बाद हम फ़लस्तीन के अंदर वो कह रहे हैं कि फ़ौजें उतार देंगे। अब ये एक प्लान दिया जाएगा कि किस तरह फ़ौजें उतारनी है, किस मुल्क से जाना है, एयरफोर्स कैसे होगी, और वहाँ पर जाकर उनके सिटीज़न और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की हिफाजत करनी है। इस सूरत हाल के अंदर तैयब एर्दोगान साहब ने तकरीबन 20 ममालिक के हेड्स को फ़ोन किया है। आपको पता है कि फ़लस्तीन, रशिया, पाकिस्तान, कतर, कुवैत, अल्जीरिया समेत 20 ममालिक हैं तकरीबन। इनमें एक गैर मुस्लिम कंट्री भी शामिल है, और वो है रशिया। अब यहाँ पर वो सूरत हाल पेश आने वाली है जिसका कि आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे जो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि अब ज़माने आखिरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि नफाक ख़त्म हो जाएगा, दिलों में छुपे हुई जो मुनाफ़क़त है वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म कैसे होती है? जब आप हक़ और बातिल के मार्के में चेहरे पर नकाब ओढ़े बैठे होते हैं, और जब दोनों आमने सामने जंग की सूरत हाल होती है, तो एक को चूज़ करना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माने आखिरत में हक़ और बातिल रह जाएगा, दुनिया जो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, आप या तो हक़ के साथ खड़े होंगे या आप बातिल के साथ खड़े होंगे। यानी जिस तरह आज हो रहा है कि बड़े बड़े ममालिक उनके दोनों जानिब खेलने की जो कोशिश करते हैं, वो अब नहीं खेल सकते। अब इस पूरी सूरत हाल में तैयब एर्दोगान को डेफिनेटली ख़ुद भी खदशा था कि वहाँ पे किस तरह करें। तुर्की के लोग भी सड़कों पे आने को तैयार थे। ये भी हो सकता था कि वो एर्दोगान के ख़िलाफ़ भी आ सकते थे कि आपने हमें जो ख्वाब दिखाए हैं, कि आपने हमें तैयार किया है, कि अब जो वक्त आया लड़ने का, अब आप कह रहे हैं कि वो करें और इजलास करें और ये करें। लेकिन तैयब एर्दोगान ने फ़ैसला कर लिया कि अपनी आवाम को भी बता दिया है, क्योंकि सबसे पहले जो है आप देखें कि कहाँ कहाँ पे से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आपको जो पहले बताया गया कि जॉर्डन से इस वक्त लोग निकल चुके हैं, और वो इसराइल के अंदर घुस भी चुके हैं, और लबनान से निकल चुके हैं। अब ये असल में ये हो रहा है कि अपने मुल्कों में पहले वो एहतजाज किया और उसके बाद वो निकले, हुकूमतें नहीं उनको कह रही। जब आप ये देखिए कि फ़लस्तीन में एहतजाज हो रहे हैं, और फ़लस्तीन के अंदर से लेके वो एहतजाज पूरी दुनिया में चलेगा, तुर्की में भी एहतजाज हो रहा है। अब तुर्की में हुकूमत से पूछो कि आप कब जा रहे हैं, तो एर्दोगान ने कह दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले उम्मत मुस्लिमा को इजलास करूं। अब उसमें क्या होने जा रहा है? इसमें असल में वो बिठाएंगे ममालिक को, और इसमें यह होगा कि अब पर्दाफाश हो जाएगा कि कौन सा मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और कौन सा नहीं। अरब वाले जो हैं वो आपको पता है कि उनके साथ एक मुआहदा किया है, वो मुआहदा तो हवा में तितर बितर हो गया। अब यहाँ पे एक सूरत हाल ये है कि अरब मुल्क के अंदर जो अवाम है वो इसराइल के ख़िलाफ़ है, शदीद तरीन ख़िलाफ़ है। हुक्मरान जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। वहाँ पे अगर एहतजाज जो हो रहा है वहाँ पे टीवी पे भी दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि यूएई से लेके सऊदी अरब से लेके तमाम अरब वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसराइल क्या जुल्म कर रहा है। अगर वो नहीं दिखाते तो उनके लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि तुम लोग इसराइल के ख़िलाफ़ इस लेवल पे हो गए कि तुम दिखा भी नहीं रहे हो, तो वो दिखाया जा रहा है। अब वहाँ पे एहतजाज शुरू हो सकता है, क्योंकि तैयब एर्दोगान ने सबको बताना है कि देखें कि मैं तो तैयार हूँ, फ़लाना फ़लाना कंट्री तैयार नहीं है। अब ये इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये इनके दिलों के अंदर जो बोगस था वो अब सामने आ जाएगा। अब पाकिस्तान तो क्लियर है, हमने तो तुर्की का साथ देना है, और वो इमरान खान साहब ने भी कह दिया, लेकिन तुर्की लीड करेगा तो जाएंगे, क्योंकि यह मामला उस साइड का है, ये बात याद रखनी है। दूसरी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर अरब वर्ल्ड से लेके मुस्लिम जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, जो अपने मुल्क में साथ नहीं देगा वो तो बेनकाब भी हो जाएगा। और दूसरा, अरब वर्ल्ड समेत हर जगह पे एहतजाज की लहर शुरू होने वाली है कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ जाएं। अब वहाँ पर खुफिया ताकतें बैठी हुई हैं, वो ये कोशिशें कर रही हैं कि अगर एहतजाज शुरू होता है, मिसाल के तौर पे अरब या कहीं पे भी अगर एहतजाज होता है, हमने इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाना, अगर वो कंट्रीज़ कहती हैं, तो फिर वो आवाम जो है इसराइल के ख़िलाफ़ तो एहतजाज करेंगे, वो अपने हुक्मरान के ख़िलाफ़ भी जो है वो एहतजाज करेंगे। और दुनिया की जो ताकतें वो बैठी हुई हैं ये सब कुछ देखने के लिए।
अब असल खेल ये है कि तैयब अर्दोगान इस वक्त भी पूरी दुनिया में उन देखें कि उन्होंने अपनी आवाम को तैयार किया, इमरान खान ने भी तैयार किया। पाकिस्तानी कौम चूँकि बहुत लेट रिस्पॉन्स करती है, हमेशा एंड पे आना होता है, लेकिन इस मामले में अब तैयब अर्दोगान ने फ़ैसला करना है कि किस मुल्क की फ़ोर्स लीड करेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी। तमाम ममालिक के अंदर अब ये देखें कि दुनिया में उम्मत मुस्लिमा एक नंबर 1 एयरफोर्स है पाकिस्तान की, इंटेलिजेंस भी हमारी नंबर 1 है, लेकिन अब प्लान तरतीब ये देना है कि तुर्की के साथ प्लान होना है कि अरब वर्ल्ड के साथ किस तरह प्लान होगा। 2-3 जगहें जहाँ से आप जा सकते हैं, आप जॉर्डन से जा सकते हैं, मिस्र से जा सकते हैं, और इसके अलावा आप लिबनान से जा सकते हैं। अब ये वो चीज़ें जहाँ से आपका जाना समुंदर के तरफ से जाना है, उधर से ऊपर से होके जाना है, या किस जगह से जाना है, ये अब फैसला होने जा रहा है। क्या मेडिटेरेनियन सी से कहाँ से जा सकते हैं, अभी तमाम सूरत हाल देखनी है, वो बैठ के देखनी है। लीड उसको कौन करेगी, ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर देखें तो वो तैयब अर्दोगान ही करेंगे, लेकिन अगर मिलिट्री लीडरशिप की बात होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नंबर आएगा। अब इस दफ़ा मलेशिया भी इन्वॉल्व होगा, इंडोनेशिया भी होगा, हर मुल्क की फ़ौज तैयब अर्दोगान साहब के साथ खड़ी होगी। तैयब अर्दोगान साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशन की भी फ़ौज जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएगी तो मामला वहाँ पर जाके स्टेबल होगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की अगर फ़ौज वहाँ पे जाती है तो वहाँ जाकर फ़लस्तीनियों के लिए मसाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जाकर इसराइल का दिफा करना है, वो कोशिश करेंगे वो मामलात वहीं से वहीं रहें। जबकि मुस्लिम कंट्री से अगर फ़ौज जाती है तो वो फिर जाके कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी मस्जिद अक्सा आज़ाद करके वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी कि उम्मत मुस्लिमा की जो फ़ौज है, पहले तो इसराइल की फ़ौज हिफाजत करती थी, अब वो जाके पाकिस्तान समेत दुनिया भर की फ़ौज जो है वो हिफाजत करे। अमेरिका और इसराइल को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी जानिब अगर आप देखिए कि आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि रूस तैयार है फ़ौजें भेजने को, उन्होंने ऑलरेडी हामी भी भर ली है, वो तुर्की को भी कह चुके हैं और इसराइल को वार्निंग भी जारी कर चुके हैं, वो तैयार हैं। अब अगर इस सूरत हाल में मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं जाते और रशिया जाता है तो फिर मज़ीद गुस्सा रशिया को आएगा कि नॉन मुस्लिम कंट्री हो के वो जाने को तैयार है, तो आप लोग जाने को तैयार क्यों नहीं हैं। इनके चेहरों से अब नकाब उतरने का वक्त आ चुका है। प्रेशर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा में लीडर के तौर पे बड़ा मुल्क जिसके पास एयरफोर्स है, फ़ौज है, हथियार है, जहाज़ है, तमाम कुछ है, पाकिस्तान के पास है। इसलिए पाकिस्तान अब यहाँ पे देखें वहाँ का एक सिनेरियो, आप अर्दोगान के बगैर वो खेल नहीं लड़ सकते। अगर आपको इस खत्ते में लड़ना है तो आप पाकिस्तान में नहीं लड़ सकते। हर एरिया और खिता अपने लेवल का है। पाकिस्तान तो डेफिनेटली बात है जाएगा, लेकिन अगर तैयब अर्दोगान जाएगा तो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देर से काम लेते रहे कि आज इजलास और हफ्ते बाद इजलास बुलाएंगे या 6 दिन बाद बुलाएंगे वगैरह, तो फिर ये बात ध्यान में रहे कि ये जो फ़लस्तीन का मामला है ये ख़त्म नहीं होने वाला। अगर इसराइल यहाँ पर स्टॉप कर जाता है तो सारी दुनिया के अंदर इसराइल का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये दोबारा खेल शुरू हो सकता है। हमास ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम नहीं रुकेंगे चाहे इसराइल रुक भी जाए, क्योंकि हमने अब मस्जिद अक्सा को इंशाल्लाह आज़ाद करवाना है और तभी मामला तय होंगे। इस वक्त मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मामला जो चल रहे हैं, सबसे पहले तो मिस्र के अंदर जो मामला चल रहे हैं कि आप बैठें और मामला तय करें, वहाँ पे इसराइल के नुमाइंदे भी हैं, दूसरी जानिब से भी हैं, और वहाँ पे कुछ मामला तय हो रहे हैं, लेकिन वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अब अर्दोगान का ये फ़ैसला जल्द अज जल्द करना चाहिए, फिर ये समझ आएगा कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड अब बिल्कुल अब उसकी निफाक जिन जिन की मुनाफ़क़त थी वो अब सबके सामने आ जाएगी। जो जो इसराइल के साथ है वो खुल के सामने आएगा, क्योंकि या तो आप लड़ने के लिए जाएंगे या आप नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो अपने ही लोग सड़कों पर आकर उस हुक्मरान के ख़िलाफ़ क्या करेंगे, ये अब आपने फ्यूचर में देखना है। अब खुदा ना खासा ये जंग के वही शोले बुलंद होते नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हमें पेशन गोई कर चुके हैं कि खुदा ना खासा इतना खून बहेगा, इतना खून बहेगा कि जो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके मुताबिक अगर आप उस सिनेरियो में देखें तो शायद ही वो हालात वहाँ पे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस की रोशनी में क्या होने वाला है, और ऐसा लगता है कि वो हालात शायद अहादीस मुबारक के मुताबिक वो अब करीब आ चुके हैं। आपके सामने है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि मस्जिद अक्सा को शायद खुदा न खासा शहीद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर मस्जिद अक्सा को यहूदी इस वक्त शहीद करने में कामयाब होते हैं, तो याद रखें फिर जो तूफ़ान आएगा उससे बहुत अजीम जंग छिड़ेगी। ये मुस्लिम शरीफ की अहादीस का मफ़हूम बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक कमी पेशी को मुआफ़ फरमाए।
इन जंगों में बहुत बड़ा जानी नुकसान होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दो में तकरीबन पूरी दुनिया में ये जंगें फैल चुकी थीं और एक बड़ा इलाका दुनिया का इसमें शामिल था। लेकिन ये जो जंग होगी ये एक मुकाम पर होगी और वो मुकाम जो है वो मिडल ईस्ट में होगा। इसकी जगह आर्मगेडॉन होगी और अहादीस में इसको एक अजीम तरीन जंग या कताल करार दिया गया। ये लिबनान, इसराइल और शाम, जहाँ पे ये तीनों ममालिक मिलते हैं, ये गोलान हाइट्स के करीब ये मुकाम होगा। तो दर हकीकत इस जंग में यहाँ पे होना है, इस जंग ने यहाँ अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ तमाम नेटो ममालिक तुर्की को रौंदते हुए आएंगे और यहाँ पर आके डेरे डालेंगे, तुर्की को भी ख़त्म कर देंगे। ये इस्तंबुल इनकी निगाहों में बहुत ज़्यादा खटकता है। इस्तंबुल की अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये एक पुराना ईसाई शहर था और यहाँ पे जो सूफिया मस्जिद है ये पहले एक बड़ा गिरजा हुआ करता था जिसको कि अब मस्जिद बना दिया गया है। और हर यूरोपीय ईसाई के दिल में ये बात सुई की तरह लगती है कि वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, चाहे तुर्की हर एतबार से ये जाहिर करे कि वो यूरोपियन ममालिक में शामिल है, लेकिन फिर भी वो इसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि जज़ीरा-नुमा अरब में बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा और सिर्फ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा जैसे मुक़द्दस मकामात और हिजाज़ का जो इलाका है वो कुछ बाकी बचा रहेगा। बाकी पूरे इलाके पे खून रेज़ी के बाद जो है उस पे इन लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा यहूदियों को, और ये तमाम ममालिक तुर्की, इराक़, ये सब इनके कब्ज़े में आ चुका होगा और ये एक बहुत बड़ी जंग होगी। हदीस के अल्फाज इनका मफहूम है कि इसमें इतनी खून रेज़ी होगी, लाशें इतनी गिरी पड़ी होंगी कि ताफुन फैला होगा लाशों का। और एक अगर परिंदा जैसे कि चिड़िया होता है जो नफासत पसंद परिंदा होता है, इस पर से अगर वो उड़ता हुआ गुजरने की कोशिश करेगी तो उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी ताफुन की वजह से, वो उड़ता जाएगा फिर भी उसको जगह नहीं मिलेगी और आखिरकार थक आके ये जगह मर के गिर जाएगा। और जब वो गिरेगा तो वो भी एक लाश के ऊपर ही गिरेगा, यानी कि इतनी खून रेज़ी हुई होगी। आप देखें कि आलम अरब में एक बड़ी तबाही खुदा न खास्ता आने वाली है।